हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तरुणा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के लिए, और इसमें हम लोग आज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पर फोकस करेंगे, ठीक है। और ये एक चार्ट के फॉर्म में चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चार्ट के थ्रू सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कोई और सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली बात सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, जिनको जो भी पावर मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, संविधान से मिलती है। तो ऐसी बॉडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। तो जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पूछेगा आपसे भैया इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है कि भैया इलेक्शन कंडक्ट करवाइए आप किसके? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, मतलब लोकसभा के, विधानसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, सबके इलेक्शन का आप क्या करवाइए? कंडक्ट करवाइए अच्छे तरीके से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए। उसके बाद जो इसका आर्टिकल होता है, आर्टिकल 324 होता है, सबको पता होता है, सबको पता होना भी चाहिए। पार्ट कौन सा होता है? तो पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। कॉम्पोजिशन क्या होती है? तो भैया एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और कुछ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ हमारे राष्ट्रपति से डिसाइड करते हैं काम के अकॉर्डिंग। काम ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ा देंगे इलेक्शन कमिश्नर्स की। वैसे आज के टाइम पर अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो भैया एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इस वक्त के करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भैया, तो भैया वो ज्ञानेश कुमार जी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो भैया ज्ञानेश कुमार हैं। कौन से नंबर के हैं? तो भैया 26 नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो एक जी का नाम है, एक जी हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू, SSS सुखबीर सिंह संधू। और जो दूसरे भाई साहब हैं उनका नाम है विवेक जोशी। ये आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, बहुत बार पेपर में सवाल रखा कि भैया पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो भैया तो वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है। और इससे जो पहले थे ज्ञानेश कुमार जी से, वो पहले थे हमारे राजीव कुमार, वो हमारे 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ऐसे सवाल आपसे पेपर में अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करा जाता है, तो भैया अपॉइंटमेंट करा जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जब वो अपॉइंटमेंट करा जाता है तो किसके रिकमेंडेशन पे करा जाता है? तो एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं? तो सिलेक्शन कमेटी में आपको प्रधानमंत्री जी देखेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन देखेंगे और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर देखेंगे, जिनको नॉमिनेट करा जाएगा, नामांकित करा जाएगा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। टर्म कुछ भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ठीक है। और जो टर्म हम लोग देखते हैं अक्सर वो ये है कि भैया सामने वाला बंदा काम करेगा ये तो 6 साल के लिए या फिर 65 साल के लिए, जो भी क्राइटेरिया पहले फॉलो हो जाएगा, या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 साल की उम्र पहले हो जाए, जो क्राइटेरिया फॉलो होगा उस पर फोकस हम लोग कर लेंगे। क्वालिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को हटाने का तरीका अलग अलग है। इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो पहले राष्ट्रपति जी क्या लेंगे? एडवाइस लेंगे। किससे लेंगे? सीसी से लेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो भैया वो आसान नहीं है, उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है, उसको सेम प्रोसेस से हटाया जाता है, एज सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है, ठीक है। रेजिग्नेशन देना हो तो राष्ट्रपति जी को देंगे। सेकंड अपॉइंटमेंट नहीं होता है। फर्दर एम्प्लॉयमेंट किसी और डिपार्टमेंट में हो सकता है, वो उसके लिए इनको डिबार नहीं करा जाता है। फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको डिबार नहीं करा गया है। उसके बाद किसी मिनिस्ट्री का अगर अंदर बात करी जाए तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आते हैं। जो शक्तियां हैं और जो पैसा मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलता है। अब जो सिलेक्शन कमेटी होती है ना, वो एक सर्च कमेटी बिठाती है, ठीक है। तो एक सर्च कमेटी होती है हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्लस 2 अदर मेंबर्स नॉट बिलो अ रैंक ऑफ सेक्रेटरी विल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट्स फॉर द कंसिडरेशन बाय द सिलेक्शन कमेटी। तो सिलेक्शन कमेटी के सामने परोसी जाते हैं, जो लोग परोसे जाते हैं, परोसे मतलब कहने का मतलब यह है कि जिनका नाम रिकमेंड करा जाता है वो एक सर्च कमेटी के द्वारा करा जाता है। तो वो सर्च कमेटी में क्या होता है? सर्च कमेटी का जो हेड होता है वो मिनिस्टर ऑफ लॉ होता है एंड जस्टिस, प्लस उसमें 2 अदर ऐसे मेंबर होते हैं जो रैंक ऑफ सेक्रेटरी से कम नहीं होते हैं, जो कि कुछ कैंडिडेट्स का क्या बनाते हैं? पैनल ऑफ कैंडिडेट्स बनाते हैं फॉर द कंसिडरेशन बाय द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। तो जिनको भी कंसिडर करना होता है सिलेक्शन कमेटी को, उस कमेटी के लिए ये सर्च कमेटी बनाई जाती है। आगे जो नेक्स्ट आता है वो आता है यूपीएससी। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि भैया जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम होते हैं या सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उसमें क्या करना? सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना और एडवाइस करना गवर्नमेंट को उनके प्रमोशन पे या फिर उनके डिसिप्लिनरी मैटर्स पर। आर्टिकल 315 से लेकर 323 होता है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है प्लस मेंबर्स होते हैं जो कि डिसाइड करे जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसका भी जो टेन्योर होता है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रखा गया? 6 साल या फिर 65 साल, क्यों? सबको पता होना चाहिए।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड हेल्ड एन ऑफिस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। उसमें से आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए कमीशन में जिनके पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए किसी गवर्नमेंट ऑफिस का, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रखा हो उन्होंने या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रखा हो। ठीक है, उसके बाद रिमूव किसके द्वारा करा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा करा जाता है। कौन कौन से बेसिस पर करा जाता है? तो केसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी हो सकता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, या फिर इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, या फिर मिसबिहेवियर। ठीक है, और फिर क्या करा जाता है? फिर सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी बिठाती है। सुप्रीम कोर्ट अगर इंक्वायरी बिठाती है और उस इंक्वायरी में सब चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो फिर आगे जाके इनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, रेजिग्नेशन ये अपना राष्ट्रपति को देते हैं। सेकंड एम्प्लॉयमेंट इनका तय नहीं होता है, नॉट अलाउड। उसके बाद जो चेयरपर्सन है नॉट अलाउड। ठीक है, मेंबर ऑफ यूपीएससी में बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। तो जो अगर चेयरपर्सन है तो उसको हम लोग जाके जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है उसका चेयरमैन बनाया जा सकता है, लेकिन यूपीएससी का चेयरपर्सन नहीं बनाया जाएगा उसको। लेकिन जो यूपीएससी के आपके मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं, उनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है या फिर एसपीएससी का भी चेयरमैन या फिर उसका मेंबर बनाया जा सकता है। लेकिन यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो दोबारा यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बनेगा, ये आपको तय है, याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद recommendations of UPSC are not binding on the government but non-acceptance must be approved by the cabinet committee on the appointments. उसके बाद annual report of UPSC must be placed before the parliament by the president along with a memorandum explaining the cases where the advice of UPSC was not accepted. तो भैया जो UPSC recommendations देता है वो ज़रूरी नहीं है कि सरकार एक्सेप्ट करे। ठीक है, और उसके बाद ये भी है कि जो उसकी एनुअल रिपोर्ट होती है यूपीएससी की वो पार्लियामेंट के सामने पेश करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा विद अ मेमोरेंडम। उसमें एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं कि भैया क्यों यूपीएससी के एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करा गया, तो उसके पीछे के कारण बताने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा बट आपको पता होनी चाहिए। अब यूपीएससी से रिलेटेड भी चीज़ें सुन लीजिए आप। करंट यूपीएससी चेयरमैन पूछे आपसे तो वो कौन है? तो भैया वो इस वक्त हैं डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार हैं, वो इस वक्त के आपके यूपीएससी के चेयरमैन बन गए हैं, यूपीएससी के चेयरपर्सन है वो। उसके बाद अगर आपसे पूछे पहले कौन से थे तो पहले थे आपके रॉस बेकर थे, और रॉस बेकर जो थे वो 1926 में बने थे भाई साहब। ठीक, इंडियन पूछ ले तो पहले इंडियन थे एच के कृपलानी 1947 में बनाया गया था इनको। और पहली महिला यूपीएससी चेयरमैन पूछ लिया जाए तो उनका नाम था रोस मिलियन बैथ्यू, 1992 में बनाया गया था इनको। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से एसपीएससी आ जाता है। एसपीएससी में क्या होता है? एसपीएससी सेम होता है जैसे हमारे सेंटर के एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसे स्टेट के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, और फिर तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जो एसपीएससी होता है वो क्या करता है, तो इनका काम होता है रिक्रूटमेंट टू द स्टेट सर्विसेज और गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन द प्रमोशंस एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। ठीक है, उसके बाद असिस्ट इन फ्रेमिंग रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट अदर देन टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो हमारे राज्यों में ना एक एग्ज़ाम होता है पीसीएसजे, तो उसमें भी क्या करना होता है, इनका काम होता है कि सारे रूल्स को क्या करना, फ्रेम करना इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उसके पोस्ट के लिए काम नहीं करते हैं, जो जज होते हैं। जैसे आपको पता होगा अलग अलग राज्यों में जो कोर्ट पढ़ते हैं, जैसे इलाहाबाद कोर्ट है तो इलाहाबाद कोर्ट में जो जज होगा, अगर जज बनना है आपको इलाहाबाद कोर्ट का तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं ना कई लोग, तो जो एग्ज़ाम देते हैं तो उसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका पीसीएसजे का एग्ज़ाम होता है। तो पीसीएसजे का एग्ज़ाम के लिए जो रूल्स फ्रेम करने होंगे वो यही फ्रेम आउट करेंगे। जैसे आपने एग्ज़ाम सुना होगा पीसीएसजे। ठीक है, तो इनका काम होता है उसमें भी रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट को या जो रूल्स होते हैं अपॉइंटमेंट के उनको फ्रेम आउट करना। इसका भी आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक होता है। इसमें भी चेयरपर्सन होगा प्लस अदर मेंबर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर राज्य की बात है तो ये जो मेंबर्स हैं ये डिसाइड करेगा गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है? राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य की बात है। इसमें जो है वो आपको याद रखना होगा या तो 6 साल या फिर 62 साल। ठीक है, मतलब यहाँ पर 6 साल और 65 साल था यूपीएससी के केस में, यहाँ पर ये तो या तो 6 साल के लिए काम करेंगे या फिर 62 साल की उम्र तक काम करेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ होगी कि आपके हाफ ऑफ दी मेंबर्स जो होने चाहिए उनको किसी ना किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव होना चाहिए 10 साल का। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सेम राष्ट्रपति ही हटाएंगे इनको। ठीक है, किसके बेसिस पर हटाएंगे तो वो आपको बता रखे हैं, इंसॉल्वेंसी हो सकता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी हो सकता है, मिसबिहेवियर हो सकता है। फिर क्या होगा? ओनली अपॉन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी उठाएगी, इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी तो जो जिन बेसिस पर इनके ऊपर इनको हटाने की बात करी गई उन चीज़ों को चेक करा जाएगा। अगर वो चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट की जो क्या कहते हैं बातचीत होती है, तो अगर बातचीत में क्या होता है, अगर वो सब चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, क्या लिखा है? ओनली अपॉन दी बाइंडिंग एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि भैया हटा सकते हैं
तो ये हटा दिए जाएंगे और वो चीज़ राष्ट्रपति के ऊपर क्या रहेगी, बाइंडिंग रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा ये नहीं हटा सकते हैं, वो चीज़ें अप्रूव नहीं हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीज़ होती है वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की चीज़ को क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है ओनली अपॉन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा उस बेसिस पर एक्शन ले लिया जाएगा। उसके बाद इनको रेजिग्नेशन देना हो तो राष्ट्रपति त्याग पत्र अपना देंगे गवर्नर को। ठीक है, सेकंड अपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। उसके बाद अगर जो चेयरपर्सन होगा वो अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन होगा तो उसको यूपीएससी का चेयरमैन बना सकते हैं। ठीक है, या उसका क्या कर सकते हैं, या किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन बना सकते हैं, लेकिन और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, चेयरपर्सन मे बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ मेंबर और ऑफ यूपीएससी और चेयरपर्सन ऑफ एनी अदर एसपीएससी बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब किसी और स्टेट पीसीएस में उनको चेयरपर्सन बनाया जा सकता है, या यूपीएससी का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है, या यूपीएससी का मेंबर बनाया जा सकता है। ठीक है, उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में काम नहीं करेंगे। सिंपल, जैसे यूपीएससी में था, यूपीएससी कोई चीज़ रिकमेंड करेगा तो वो बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर। ठीक है, क्या लिखा है, रिकमेंडेशंस ऑफ एसपीएससी आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ एसपीएससी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द गवर्नर। वहाँ पर ऊपर क्या था, राष्ट्रपति था, यहाँ पर गवर्नर हो जाएगा, और एक मेमोरेंडम देना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा होगा, विद अ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द केसेस वेयर द एडवाइस ऑफ एसपीएससी वाज नॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद गवर्नर कैन रेगुलेट द स्कोप ऑफ एसपीएससी इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट सर्विसेज एंड पोस्ट। ठीक है, तो मतलब ये है कि गवर्नर जो है वो रेगुलेट कर सकता है चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू एसपीएससी। एसपीएससी में कितनी मतलब कौन से स्टेट सर्विसेज हो सकती हैं, कौन सी सर्विसेज नहीं हो सकती हैं, उसके केस में रेगुलेट कर सकता है इन सब पोस्ट को। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ये 3 चीज़ें ही पढ़ेंगे। मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके लिए सिर्फ क्या क्या हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, उसके बाद उनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, टर्म इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, रिमूवल इंपॉर्टेंट है, रेजिग्नेशन और फर्दर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फंक्शंस, फर्दर एम्प्लॉयमेंट देख सकते हो, मिनिस्ट्री अगर कोई है रिस्पॉन्सिबल तो आप मिनिस्ट्री देख सकते हैं। बाकी एज सच कोई इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो रिपोर्ट दी जाती है यूपीएससी की वो कौन देता है, किसके असाइन होते हैं, कौन पार्लियामेंट के सामने पेश करता है, कौन स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश करता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बस, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। अगली क्लास में हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में और आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ बचती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।